नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में दलितों और पिछड़ों की सियासत होती रही, लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में ब्राह्मण है। 2 दिन पहले अयोध्या में हुई बीएसपी की संगोष्ठी में ब्राह्मणों के उत्पीड़न अत्याचार को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए, तो रविवार को बीएसपी की इस मुहिम के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। इसके पीछे की वजह वो इतिहास है जब ब्राह्मण जिस दल के साथ रहे, सत्ता उसकी हुई। चुनावी चौसर सस्ते ही अयोध्या में संगोष्ठी करके पहली चाल मायावती ने चली, तो रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस चाल की काट में अयोध्या पहुंचकर जवाब दिया। ब्राह्मणों के मामले पर भले ही वो कुछ बोले ना हो, लेकिन अयोध्या में उनकी मौजूदगी ने ब्राह्मण सियासत में बीजेपी के पीछे ना रहने के संकेत दे दिए। बीएसपी और बीजेपी के अलावा एसपी भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। सीएम योगी ने अयोध्या की तरफ मुड़ने की खबर पाकर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर ही ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुला ली। इसमें उन्होंने नेताओं से ब्राह्मण समाज पर हुए अत्याचार उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने को कहा। अपनी अपनी तरफ से मशक्कत हर एक दल कर रहा, कोई ब्राह्मण सीएम के नाम गिनाकर, कोई सोशल इंजीनियरिंग का हवाला देकर, तो कोई परशुराम की मूर्ति के बहाने, तो कोई ब्राह्मण नेताओं को आगे कर जो ब्राह्मण समाज है उसको लुभाने में जुटा है। लेकिन ब्राह्मण किस दल का हाथ थामेगा, किसके साथ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। हम चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। हमने देखा एक फोटोग्राफ, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को जोड़ करके आने वाले समय में किस तरीके से हर वर्ग के लोग जुड़ जाएं पार्टी से, हमारी विचारधारा से, उस पर काम करने जा रही है। ये कहते हैं कि आपने क्या किया, हमने जो किया वो बताया, इन्होंने क्या किया ये बता दें। समाजवादी पार्टी का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि करते भी नहीं हम ज्यादा, इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कहते थे कि ब्राह्मण समाज हमारा पहला दुश्मन है, बाकी सब बाद में पीछे हैं। तो वो तो पहले से उनको चिन्हित किए हुए हैं, चलिए खुल के किए हुए हैं। वो बात दूसरी कि जैसे ही अब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो अन्य पार्टियों के साथ साथ वो भी ब्राह्मण करने लगेंगे। बहरहाल तो आपने अखिलेश यादव को भी ना सुना और सतीश चंद्र मिश्रा को भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कल के दिन ये साथी हुआ करते थे, अब कहते हैं कि उनकी तो हम बात भी नहीं करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की बात कौन कर रहा है? ब्राह्मणों की बात सब कर रहे हैं। कोई संगोष्ठी कर रहा, सम्मेलन कर नहीं सकता, कोर्ट में रोक लगाया हुआ है, तो वहां पर विचार संगोष्ठी के नाम पर ब्राह्मणों को अपने साथ साधने की कवायद हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, मौजूदा दौर में जो सत्ता में है उसने भी संकेत दे दिए कि वो भी कतई पीछे नहीं है, और उस पार्टी का भी जिक्र आपने सुन लिया जिस पार्टी की चर्चा हो रही थी। सतीश चंद्र मिश्र कर रहे थे कि असल में उन्होंने तो खुलकर कहा था कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, ब्राह्मण उनके पहले दुश्मन है। ये सारी कवायद 2022 के हिसाब से की जा रही है, और इस वक्त में सबसे अहम यही है कि ब्राह्मण खेमा किसकी तरफ जाएगा। कांग्रेस अपने एक ब्राह्मण खेमे चेहरे को पहले ही खो चुकी है, वो बीजेपी में जा चुके हैं। उसके अलावा 12 साल के बाद, 14 साल के बाद अगर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाने के लिए मायावती तैयारी कर रही हैं, तो कितना वो समाज उन पर भरोसा कर पाएगा। और सबसे अहम ये कि जो सत्ता में अभी बैठे हैं, उनके रहते हुए क्या वाकई ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, क्या वाकई उत्पीड़न किया गया ब्राह्मणों का, और अगर ऐसा है तो ब्राह्मण उनसे नाराज है तो उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी, या फिर ब्राह्मण अगर उनसे खुश है तो उनके साथ ही रहेगा। तो 5 ब्राह्मण नेताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने अपने आवास पर ही, कार्यालय में ही बुलाकर इनसे बातचीत की है, क्योंकि जैसे ही जानकारी मिली कि खुद आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं, बीएसपी पहले ही वहां पर संगोष्ठी कर चुकी है, तो अखिलेश भी पीछे नहीं है, क्योंकि चुनावी रथ का आगाज वो भी कर चुके हैं। और अब मौजूदा दौर में उनके लिए भी 22 में फिर से वापसी करना बड़ी चुनौती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आनंद दुबे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है आनंद भाई आपका। कपिश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता एसपी के, बहुत स्वागत है कपिश भाई आपका। अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अंशु भाई आपका। और ईशान त्यागी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी। ईशान, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले कपिश श्रीवास्तव साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। आपकी पार्टी के पहले दुश्मन तो ब्राह्मण थे, ये कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोगों ने खुलकर कम से कम ये बोल रखा है। अब नेताओं से मुलाकात का क्या मतलब है? सतीश मिश्रा जी थोड़ा आवेश में लगता है कुछ कह गए। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट हो तो कहीं कोट कर दिया जाए। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं कि हमारे तो वन ऑफ द पिलर ही जब हमारी पार्टी स्थापित हुई थी तो जनेश्वर मिश्रा जी थे।
जी और जी आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी, आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी हमारे पार्टी में क्या स्थान रखते थे ये हमको किसी से कहने की जरूरत नहीं। भाई छोटे लोहिया की उपाधि अगर किसी को मिली थी और समाजवादी चिंतक थे वो, तो समाजवादी पार्टी के वन ऑफ द पिलर भी थे। बिल्कुल। और हमने इसलिए जब हमारी सत्ता रही तो एक प्रतीकात्मक रूप से, लेकिन जनता को लाभ देने वाला, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा मसला कोई चीज नहीं है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ये कहा जाता है। इसलिए अखिलेश यादव जी की जो विकास परस्योक्त रही वो एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे, उनको आदर्श के रूप में लेते हुए और उन्होंने एक पार्क का निर्माण किया जो जनेश्वर मिश्रा पार्क के नाम से जाना जाता है। वहां फिल्मों तक की शूटिंग्स होती है और सुबह शाम लोग साइकिल भी चलाते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं, दौड़ते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं। तो देखिए समाजवादी पार्टी को ये सब कहने की जरूरत नहीं, और मैं सफाई भी नहीं देना चाहता सतीश चंद्र मिश्रा जी को। सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने अलावा किसी दूसरे ब्राह्मण ने बड़े नेता का तो अपने नाम भी नहीं ले पाएंगे, और वो खुद ये बता दें कि वो अपने अलावा किसी को सीट दे सकते हैं क्या? वो कब दे सकते कपिश हैं भाई, वो क्या? तो खुद ही अपने आप में बड़ा नाम है ना बीएसपी में, अपना ही नाम आपको बता देंगे, कहेंगे खुद मैं हूं। नहीं, वही मैंने कहा कि इन पर क्या बात करें। भाई मायावती जी की बहन जी की तो बात ही अलग है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी कौन चीज का चेहरा है? और इनके अलावा कोई ब्राह्मण इस पार्टी में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे पार्टी के अंदर आप देख लीजिए, जो ब्राह्मण नेता जो भी करता उन्होंने कर लिया है, और हमने हमारी पार्टी ने उनका सम्मान दिया क्योंकि वो उस लायक थे। अब देखिए चुनाव आते आते तो सब सम्मान एक दूसरे को देने लगते हैं, या फिर कहते हैं कि नहीं किसने सम्मान नहीं दिया था, हमने क्यों नहीं दिया और किसने नहीं दिया। बहरहाल आनंद दुबे कपिश भाई की बात सही है, सम्मान तो उनके यहां भी ब्राह्मणों को मिला, ऐसा नहीं है। जनेश्वर मिश्रा का उन्होंने नाम लिया, बकायदा उन्हीं की सरकार के दौर में उसका पार्क भी बना, इतना बड़ा पार्क बना उनके नाम पर, सम्मान तो सबने समय समय पर दिया है। लेकिन आज बीएसपी जितना सक्रिय है और उसका जवाब योगी जी ने अयोध्या पहुंचकर दे दिया है, तो सब ये मान रहे हैं कि ब्राह्मण उनके साथ ही होगा, लेकिन असल में अंदर की बात यह है कि सब साधने में लगे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वाकई किसके साथ जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी एक वर्ग की बात नहीं करती है। हमारा सीधा नारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। हम इसी नारे पर बात करते हैं, और कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार बनी हो या मायावती की सरकार बनी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, वो सर्व समाज के वोट से बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी हो या अखिलेश यादव जी हो, इनकी जमीन जो है वो दरक चुकी है, जनता में इनका विश्वास खत्म हो चुका है, इनको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। हर तरह के प्रयोग ये कर चुके हैं, जाति के आधार पर, जमात के आधार पर, तो इनकी दाल कहीं नहीं गली है। अब इनका ये नया प्रयोग है ब्राह्मण को लेकर, तो ब्राह्मण कभी भी इनके झांसे में नहीं आने वाला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। हमेशा ब्राह्मणों को इन सरकारों में प्रताड़ित किया गया है। और देखिए ये लोग क्या है, ब्राह्मण जो है वो जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है। ब्राह्मण हमेशा उसके साथ होता है जो राष्ट्र की बात करता है, जो समाज हित की बात करता है, जो राष्ट्र की सोच जिसके अच्छी होती है, ब्राह्मण उसके साथ होता है। तो ब्राह्मण निसंदेह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसके अलावा सभी समाज का जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है, और आने वाले समय में इसको हम साबित भी करेंगे। चलिए, आने वाले समय में आप साबित करेंगे। आपने कहा कि ब्राह्मण जो है वो राष्ट्रवादी है, लेकिन एक बात और भी सच है आनंद भाई, जो इस वक्त पार्टियों की हालत है ना, वो सब ब्राह्मणवादी होना चाहती हैं, सब चाहती हैं अलग अलग पार्टियां। वो आप भी हैं, कपिश भाई भी हैं, अंशु भाई भी हैं, और जो बीएसपी की इस वक्त तैयारी है वो तो वही है। कभी नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आज वो 12 साल 14 साल के बाद उनको याद आ रहा है ब्राह्मण। जी, एक छोटी सी बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात। ठीक है जी, मित्र के लिए कपिश भाई आनंद कपिश भाई जो है ये चुनावी है, कपिश भाई आनंद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप कह लीजिएगा। आनंद दुबे जी, देखिए इनका ये जो ब्राह्मण प्रेम है ये चुनावी है। ये मायावती जी हो या अखिलेश यादव जी हो, अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ। उनके इटावा में जो है वो ब्राह्मण समाज के लोगों को एक खास जाति वर्ग के लोगों ने पीटा, गले में जूतों की माला पहना के घुमाया। और अखिलेश यादव जी से जब विधानसभा में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा यह बहुत छोटी घटना है। इनके एक विधायक थे सुल्तानपुर के इसौली से, इब्रार अहमद, उन्होंने
उनके पास जब ब्राह्मणों का एक शिष्टमंडल पहुंचा और अपनी समस्या रखी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि ब्राह्मणों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए इनकी मदद न की जाए। तो ये तो इनकी ठीक है। कपिश भाई जल्दी से आप काउंटर करिए, उसके बाद मैं अंशु के पास जाऊं। कपिश भाई, अत्याचार किया उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब देखिए, आनंद दुबे जी ने बड़ा अच्छी बात कही, उसका मैं जवाब दे दूं। पहले तो मैं जिस चीज का जवाब देना चाहता था वो कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने एक चीज है, आप किसी भी समाज की तारीफ करें उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ आप ये कह दें कि ब्राह्मण ही राष्ट्रवादी होता है और बाकी राष्ट्रवादी नहीं है, तो ये गलत बात। ब्राह्मण ही राष्ट्रवादी है और सभी राष्ट्रवादी है, और ब्राह्मण नेतृत्व देखा रहा है, कभी स्वार्थी नहीं रहा। इस बात से मैं आप मेरे बयान को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये कहा ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, और जो लोग राष्ट्र के साथ है ब्राह्मण उनके साथ है। और चूंकि आप राष्ट्र के साथ नहीं है, आप आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, आप जो है एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, इसलिए जो है ब्राह्मण आपको कभी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि आप हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। आपको अयोध्या जाने से जो डर लगता था, अब आज अचानक जो है आपको ब्राह्मणों का प्रेम जागृत हो गया। मैं पूछ रहा हूँ आपको, तो बोलने देखिए, आप लोग ना बोल लेने दीजिए। आनंद भाई एक एक करके कपिश भाई भी सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए। कपिश भाई जल्दी से अपना सवाल करिए। ये बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कपिश श्रीवास्तव की बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया तो ये अपनी बात वापस ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि आनंद दुबे जी एक अच्छे व्यक्ति है, और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बाइट दिखाई है, उस बाइट में भी स्पष्ट है कि उन्होंने कहा हम सभी समाज को लेकर के चलना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न इस सरकार के दौरान हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपना एक मामला लेकर के गए, और वो थाने के अंदर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि योगी जी की सरकार उनके साथ जो है वो न्यायोचित कार्य नहीं कर रही थी। दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, ये अभी बहुत गिना रहे थे, तो कुछ हम भी गिना देते हैं। सोनभद्र के अंदर हो या रायबरेली के अंदर हो, जिस तरीके से ब्राह्मणों की 55 ब्राह्मणों के साथ हत्या की गई, गोरखपुर के अंदर की गई, गोरखपुर की लड़की के साथ बलात्कार किया गया और तमाम चीजें सामने आई, उस समय आप कहां थे? आज तक आपने एक से भी चार्जशीट नहीं लाई है, आप खोज नहीं पाए, आपने साथ नहीं दिया है, आपने उन दबंगों का काट दिया है, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, जवाब तो आप भी मांग रहे हैं, जवाब तो वो भी आपको दे रहे हैं। कोई यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि उनके समय में भी वही हुआ था तो आज भी वही हो रहा है, और सभी समाज के लोग, सिर्फ ब्राह्मणों के साथ नहीं, सभी समाज के लोग अगर उसका शिकार हो रहे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल आनंद दुबे मैं रोक रहा हूं सर। कपिश भाई आप भी वेट करिए। अंशु अवस्थी, कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी थी, और वहां पर उस कांग्रेस पर यह कहा जाता था कि ब्राह्मणों को भी एक बड़ा मौका मिला है। पंडित नेहरू ने बहुत बड़ा मौका ब्राह्मणों को दिया, देश के लोगों को दिया, लेकिन आज आपके पास से आपके बड़े चेहरे दूसरे जगह जा रहे हैं। आप कहेंगे कोई जरूरत नहीं है उनकी, हमें ऐसा नहीं होता है। आपके पुराने नेता थे, बड़े नेता थे, तो उनका नुकसान तो है ही, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी इच्छा वहां चले गए। कांग्रेस कैसे देख रही है ब्राह्मणों की इस राजनीति को, और वो खुद अपने आप को कैसे कनेक्ट कर रही है? अतुल जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कम से कम अच्छा है कि जो 14% वोट होल्डर है वो स्टैक है ब्राह्मण समाज का। आज उस पर डिबेट हो रही, चर्चा हो रही है, और सारे राजनीतिक दल आज उसको लेकर कहीं न कहीं गंभीर है। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जातिवाद का चश्मा लगाकर जिस तरीके से अत्याचार किया, हमारा तो सवाल उन लोगों से है जो विपक्ष में थे, आज तक कोई आवाज नहीं उठाई। जब एक घर गिराया जा रहा था कोई आवाज राजनीति जो है वो इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की बात करते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं, सामान्य नागरिक की चिंता करते हैं, और इस तरह के जो अनर्गल आरोप हैं, जब आप बोलने दीजिए आनंद दुबे पाते हैं, जब किसी तरह का आरोप नहीं लगा आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। योगी जी कर रहे हो, वहां से क्या पिलाया योगी जी ने? नहीं, आप गलत बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा अंशु जी। अतुल, मैं बोलूं? बोलिए, आप बोलिए।
जी आप आनंद राहुल गांधी जी ने क्या किया? आनंद दुबे अब आप अपनी बात रखिएगा, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है? नहीं मेरे डिबेट की अंशु अवस्थी आप ऐसे नहीं आप ऐसे एक मिनट अंशु अवस्थी मेरे लिए एक मिनट अंशु अवस्थी एक मिनट, आनंद दुबे एक मिनट। मेरे साथ जब आप चर्चा करेंगे तो एक दूसरे को ना तो आप तड़ीपार कहेंगे और ना ही एक दूसरे की आलोचना इस स्तर पर जाकर करेंगे। आप अपनी बात रखिए, आप भी सम्मानित हैं अंशु भाई और आनंद दुबे भी मेरे लिए सम्मानित हैं। आप सभी को यहां पर बुलाता हूं तो एक दूसरे को गाली गलौज करने के लिए नहीं बुलाता हूं, ठीक है? अंशु अवस्थी अपनी बात आप पूरी करिए, आनंद उसके बाद आप बोलिएगा। ये है कि पिछले 4.5 साल से जब भाजपा सरकार में अत्याचार हो रहा था, कोई जनपद तो नहीं बचा। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुआ तो ब्राह्मण समाज पर हुआ है भाजपा सरकार पे। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े भी कह रहे हैं और ब्राह्मण समाज भी इस बात को जान रहा है, ठीक है? कोई भी विपक्षी दल नजर नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने तो अंशु भाई आपके इतने बड़े ब्राह्मण नेता क्यों चले गए उसी पार्टी में जो अत्याचार कर रही है सरकार में? पार्टी ने संसद के अंदर उठाया इस विषय को कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे नेता श्री प्रमोद तिवारी ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने उसके अलावा आवाज तक उठाने की काम नहीं किया। यहां तक कि ब्राह्मणों की आवाज उठाना अपने आप में एक अपराध जैसा बन गया था उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में और पिछले 30 साल की सरकार में। तो ब्राह्मण समाज इस बात को देख रहा है। पिछले 30 साल में गैर कांग्रेसी सरकारों में सबने ब्राह्मण समाज का वोट लिया, लेकिन आप देखिए क्या कहीं सम्मान दिया? हाँ, खाना पूर्ति की, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जिस तरीके से सम्मान लेने के बाद अपमानित करने का काम किया है वो पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश का ठीक है, चलिए वो जनता तय करेगी। अंशु भाई मैं आऊंगा आपके पास, ईशान त्यागी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कैसे आप इसको देख रहे हैं? ईशान, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ब्राह्मण मेरा और मेरा ही, सिर्फ मेरा ही ब्राह्मण, कोई कह रहा है हमने सालों तक उसका सम्मान किया, कोई कह रहा है कि बीच में थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था, फिर तुम्हारी याद आई है। ब्राह्मण क्या सोच रहा है? अतुल जी देखिए, हिंदू धर्म जो है उसमें आप देखें तो एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं और 16 के 16 संस्कार बिना ब्राह्मण के पूरे नहीं हो सकते। तो राजनीति तो छोड़ दीजिए, जब एक जीवन में एक ब्राह्मण का इतना बड़ा रोल है तो ये सबसे चिंता का विषय है। जिस तरह से ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। देखिए इसके मैं आपको तथ्य बताता हूँ कि अगर हम तथ्यों पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं देवमणि त्रिपाठी जी, जो लंबुआ से एक एमएलए हैं, उन्होंने 5 सवाल पूछे अपनी ही सरकार से। 5 सवाल पूछे, वो एक ब्राह्मण है, उन्होंने ये जो 5 सवाल पूछे उसमें 5 में से 3 सवाल ये हैं कि कितने ब्राह्मणों का मर्डर हुआ। दूसरा सवाल ये है कि जितने मर्डर हुए हैं उसमें से कितने लोग अरेस्ट हुए। उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि जो ब्राह्मण समाज है उसको बचाने के लिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए सरकार कैसे काम करेगी। चौथा प्रश्न ये है उसका कि जो ब्राह्मण समाज है उसको जो आर्म्स के लाइसेंस है, बंदूकों के लाइसेंस है, तो उसको कितनी जल्दी दिए जाएंगे और कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये साफ जताता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के एमएलए हैं, जो खुद के विधायक हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके खुद के मन में ये डर है, उनके खुद के मन में ये बात है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध अत्याचार हुआ है, ये साफ जाहिर है। अब बात करें यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए कि 2 रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो दिल्ली की जो सड़क है वो लखनऊ से होकर गुजरती है। दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी की 40, 50 या 100 सीट कम हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में अगले साल, तो वो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होंगे उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत देगा भारतीय जनता पार्टी को, वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर अब हम देखें, माना ये ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए हैं, मैं आपको आप कहेंगे तो मैं आपको और 5-6 इंस्टेंस गिनवा दूंगा जिस तरह से मर्डर हुए हैं ब्राह्मणों के। नहीं, लेकिन ईशान सवाल इस बात का है ना कि ये क्राइम की घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए, वो चाहे ब्राह्मणों की हो, दलितों की हो, एक इंसान की हो, एक विद्वान की बात, एक इंसान की बात हम करते हैं इंसानी तौर पर, तो वो तो सभी सरकारों में हमने देखा है। अखिलेश की सरकार में कौन से ऐसे नहीं थे, वहां पर भी इसी तरह का नजारा था। आज जब सबसे ज्यादा सपा कहे कि नहीं हम ब्राह्मणवादी हैं या ब्राह्मण हमारा है, तो ब्राह्मण कैसे भरोसा करे? 12-14 साल बाद फिर से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लेकर मायावती आ रही हैं, कैसे वो भरोसा करे? कांग्रेस के नेता जो एक बड़े नेता थे, ब्राह्मण चेहरा थे, वो अगर बीजेपी में चले जाएं तो कांग्रेस कैसे बता रही है कि नहीं उसने ही सबसे ज्यादा भला किया था और वही भला कर सकती है? बीजेपी में उनके ब्राह्मण चेहरे चले जा रहे हैं।
देखिए, अंशु जी भी बोल रहे थे कि 14-15% ब्राह्मण वोट है। मेरे ख्याल से ब्राह्मण वोट पूरे उत्तर प्रदेश में 11 से 12% है और सभी विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। देखिए, क्योंकि इस टाइम ब्राह्मण, ये साफ तौर पे जाहिर है ये बात कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी भी, मायावती जी भी, अखिलेश यादव जी भी और कांग्रेस पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कैसे ब्राह्मणों को अपनी तरफ किया जाए। आप देखिए जब बहुजन समाज पार्टी की 2007 में सरकार आई थी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है उनका, जो अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए। जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, हालांकि उन्होंने देखिए परशुराम जयंती की जो छुट्टी है वो देने का वादा किया और उन्होंने पूरा भी किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पे बात आती है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अगर जो कांग्रेस पार्टी को जो ब्राह्मण वोट मिलता था बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले, वो कैसे ब्राह्मण चेहरा खड़ा करती है उत्तर प्रदेश में और कैसे वो 20 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की काट के लाती है, तभी भारतीय जनता पार्टी को वो एक अच्छा डेंट दे पाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आनंद दुबे जवाब आप दीजिए अंशु अवस्थी को भी, और जो बात ईशान कह रहे हैं कि नाराजगी तो है, कैसे मनाएंगे ये आपको तय करना है जो मनाई जाती थी। और समाजवादी पार्टी ने जो छुट्टी दी थी उसकी स्टेट में, वो क्यों हटा दी बीजेपी की सरकार ने? समाजवादी पार्टी, बोलिए आनंद बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता बेहद खुश है और किसी वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम लगातार चुनाव दर चुनाव जो है जीत रहे हैं और ये हम तभी सफलता हासिल कर पा रहे हैं जब जनता का आशीर्वाद, हर वर्ग का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा जिसकी कोई जमीन ही नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जिनकी जमीन जो है बिल्कुल खिसक चुकी है, ये चाहते हैं कि डिबेट जो है, ये बातचीत जो है वो जाति और जमात के नाम पे हो। ये सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। ये इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये बार बार जाति और जमात को लेकर, धर्म को लेकर इस तरह की चीजों की चर्चा करें और इसी को लेकर चुनाव। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क, रोजगार, शिक्षा, किसान, बेरोजगार, नौजवान सबके मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया, हमने कितने घरों को बिजली दी, हमने कितने किसानों का जो है खाद्यान्न खरीदा, हमने कितनी सड़कें बनवाई, हमने कितने एक्सप्रेसवे बनवाए, हमने कितने अस्पताल बनवाए। हम इस पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के इस कुचक्र को सामने नहीं आने देंगे और उनके जाति और जमात की राजनीति को बिल्कुल भी सफल नहीं होने देंगे। अंशु अवस्थी, आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि ये कुचक्र है। क्यों? आप जब ब्राह्मणों की हत्या करवा रहे थे और आपके कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण समाज के खिलाफ किस तरीके की भाषाई प्रयोग कर रहे थे, तब आपको याद नहीं आया था कि 2022 का चुनाव आएगा, ब्राह्मणों को जवाब हिसाब देना पड़ेगा। जब आप घर गिरवा रहे थे, खुशी दुबे को आप जेल भेज रहे थे 1.5 साल से, मुझे आप बता दीजिए कि 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल होती है, आज तक 1.5 साल हो गया, वो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हो पाई? ठीक है, क्या ये जातिवादी चश्मा नहीं है आदित्यनाथ का? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ब्राह्मणों के साथ ये भेदभाव नहीं कर रही है। आप मुझे बताइए कि चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई? मुझे जवाब दीजिए कि खुशी दुबे का ब्राह्मण समाज जवाब चाहता है। खुशी दुबे का क्या अपराध है जो लड़की 3 दिन पहले शादी होकर आती है? क्या अपराध है खुशी दुबे को, जिसको जेल में डाल रखा आदित्यनाथ ने, भाजपा सरकार ने? है जवाब? आनंद दुबे, बहुत जल्दी से, उसके बाद कपिल भाई के पास जाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं बरतती है, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो। विकास दुबे ने जैसा किया, उनको उसकी सजा मिली, और उससे संलग्न जो लोग भी थे, जिन्होंने नियम और कानून के खिलाफ जो है काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और किसी के साथ भी इस सरकार में कोई अन्याय नहीं हो रहा है। और आप अंशु जी के जो आरोप है वो पूरी तरह से निराधार हैं। अतुल जी, विकास दुबे की तो बात हमने बिल्कुल नहीं की। अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खुशी दुबे अगर 3 दिन पहले शादी होकर यही तो दिक्कत है कि आप लोग जो है अपराधियों की जाति निकाल के ले आते हैं, आतंकवादियों का धर्म निकाल कर ले आते हैं। इस देश में संप्रदाय और धर्म की और जाति की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने ही इस देश में जातिवाद की राजनीति और संप्रदाय की राजनीति को जन्म दिया है।
इनके जैसे लफंगों को मत बुलाया करिए जब इनको सुनने का पेशेंस अब मैंने नहीं है। फिर बोला अंशु अवस्थी ऐसे शब्दों का अंशु इस्तेमाल जी, मत करिए, आप वो नहीं, सम्मान के आप साथ आपसे बात कर रहे संयम रखना चाहिए। हैं। नहीं, अब लफंगा कौन है, लफंगा कौन है, ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। ऐसे शब्द नहीं, प्लीज, मेरे डिबेट में ऐसे शब्द नहीं। ठीक है, मैं उनको रोक लूंगा अंशु भाई, लेकिन आप बार बार दोहरा रहे हैं वही चीज, वो मत करिए प्लीज। आप सम्मानित व्यक्ति हैं तो उनका भी सम्मान आपको वैसे ही बरकरार रखना होगा। राजनीति में आप लोग यहाँ तो लड़ते हैं, पीछे आप लोग एक हो जाते हैं। नहीं, ये जनता को दिखाने के लिए, ऐसा गुमराह करने के लिए मत करिए। राजनीति में जो आप लोगों का एकजुटता है ना, वो सिर्फ टीवी डिबेट में ही आप लोग लड़ते हैं। बहरा छोड़िए, कपीश भाई, कोई नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे, और खासतौर से मेरे साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के लिए भी बोल रहा हूं। कपीश भाई देखिए, आपके ऊपर भी बात आ रही है कि आपके दौर में भी उतने अपराध थे, ब्राह्मणों पर भी थे, बाकी वर्गों पर भी थे। आज अचानक से आप कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये किया, हमने परशुराम की बात की, हमने ये तमाम तरह की चीजें कर दी, हमारे नेता भी इतने बड़े थे, हमने पार्क भी बना दिया। आप भी तो साधने की ही कोशिश कर रहे हैं, वही कोशिश बाकी दल कर रहे हैं। हम एक बात कह रहे हैं तुम, देखिए वोटों के लिए जो राजनीति लोकतंत्र की है उसमें सर्व समाज को साधने की कोशिश सभी को करनी चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा सभी को साधी। ठीक है, ब्राह्मण समाज को क्यों नहीं साधेंगे आप? क्या अत्याचार करने के लिए बना हुआ है कि उसके ऊपर हम अत्याचार कराएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी जो त्यागी जी ने 5 प्रश्न में से 3 प्रश्न उन्होंने बताए, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम चीजें आप गुड और बैड आप अपराधी लेकर के नहीं चल सकते। यानी कि जो अपराधी मुस्लिम समाज से है या अन्य पिछड़े समाज से है या ब्राह्मण समाज से है, क्योंकि उससे देखिए अपराधी तो अपराधी होता है, हम यही मानते हैं, हमारी पार्टी भी यही मानती है। लेकिन जब आप जिस चश्मे से देख रहे हैं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, इन्हीं के देवमणि द्विवेदी जी ने 80 अपराधियों की लिस्ट दी थी जो योगी आदित्यनाथ जी के समुदाय समाज से आते हैं, उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो बड़े भक्त बने हुए हैं, किसी पे 100, किसी पे 80, किसी पे 100, 120 मुकदमे हैं, और गंभीर धाराओं मुकदमे हैं, अपहरण के मुकदमे हैं, हत्याओं के मुकदमे हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के सरकार में अपराध होते हैं, इसको कोई कह नहीं सकता कि हमारी पार्टी की सरकार में अपराध नहीं। बिल्कुल आदमी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हमने भी अपनी कोशिशें की, लेकिन ये चीज जरूर कहा, अगर हमारे समय में कोई अपराध हुआ तो उसको खोला गया और जबरदस्ती किसी का सर नहीं पकड़ा गया, खोला भी गया। विद इन टाइम हम लोगों ने चार्जशीटें दी। ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि त्यागी जी जिसके बारे में पूछे या हमारे अंशुल भाई पूछ रहे हैं, अंशुल भाई जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे कि उस पर चार्जशीट क्यों नहीं है। आपको विवेचना पर उधर क्यों नहीं ध्यान दें? बाकी धर्मेंद्र सिंह के द्वारा जो हत्या करवाई जाती है, करी जाती है, और उसमें आपके अपने ही विधायक जिस तरीके से बचाते हैं और लखनऊ में और जाके रोते हैं, गाते हैं, सब करते हैं, आखिर क्या हो गया धर्मेंद्र सिंह भाई? इनके विधायक पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो बलिया के विधायक है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? सुरेंद्र सिंह पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो देखिए, ये सब कहने के चोचले हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवमणि द्विवेदी जी ने तो बहुत सी चीजें उठाई और हरदोई के विधायक साहब ने बहुत सी चीजें उठाई। क्या ठीक है कपीश भाई, मैं रोक रहा हूं, सभी लोग हमारे साथ आप बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, सुर्खियों के साथ जल्द लौटेंगे। चले ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण किसके साथ जाएगा और ब्राह्मण को कौन लुभा पाएगा, चर्चा इसी बात पर हो रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां संगोष्ठी से लेकर ब्राह्मणों के नेताओं से मुलाकात करने की, और सरकार में जो पार्टी है वो अपने किस तरीके के विकास के काम पूरे समाज के लिए, उसमें ब्राह्मण समाज भी है, उसकी गिनती करा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। ईशान, मेरा सवाल आपसे यह होगा कि अंशु भाई अगर कहें कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा कांग्रेस के हिसाब से ही सुखी था, सुखी रहेगा अगर ये आते हैं, उनके साथ वो आते हैं, ब्राह्मण कैसे भरोसा करे? कांग्रेस की एक्चुअल जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, अगर चुनाव के हिसाब से वो ब्राह्मणों पर दांव खेलना चाहते हैं तो ब्राह्मण समाज क्या देखेगा? अगर वो बीएसपी से नाराज है, अगर वो एसपी से नाराज है, अगर वो बीजेपी से भी नाराज है, तो विकल्प क्या कांग्रेस बनती दिख रही है? और वही बात बीएसपी के लिए भी लागू हो रही है। बीजेपी का जो तर्क है, आप देवमणि के सवाल को तो उठा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नेता, बड़े नेता जो कि बीजेपी में इस वक्त जा रहे हैं, भविष्य में आ सकते हैं, वो उसी समाज से हैं, वो तो भरोसा कर रहे हैं।
देखिए अतुल जी, यहाँ पे मैं दो चीज बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो भी पार्टी अगर वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है, उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो। दूसरी चीज ये है कि कोई सा भी समाज, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, मुसलमान हो, कोई भी हिंदू हो या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, यादव हो, कोई भी हो, देखिए जो विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। आपको धर्म या कोई भी जाति आपको रोटी नहीं दिला सकती, आपको आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिला सकती, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकती, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दिला सकती। बिल्कुल। अभी आनंद जी को मैं सुन रहा था, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो बोल रहे थे कि हम विकास का मुद्दा लेके आगे चलेंगे। मैं इनको गिनवा देता हूँ 2-4 मुद्दे विकास के, इन्होंने कितना विकास किया है। हमने देखा किस तरह से योगी सरकार ने कोविड मिसमैनेजमेंट किया, लोगों को ना ऑक्सीजन बेड मिले, ना सिलेंडर मिले, ना उनको वेंटिलेटर मिले, ना उनको जीवन रक्षक दवाइयां मिली। और उसके बाद जिन अस्पतालों ने ये बोल दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, या जिन पत्रकारों ने ये बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, उनको जेल भेजने का काम किया गया, उनके विरुद्ध एफआईआर की गई। इन्होंने बात करी किसानों की मैं आपको बात बता देता हूँ कि गन्ना किसान जो है उसके 12,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए हैं गन्ना किसानों की। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात करी कि हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं, ये आप समझ लीजिए कि जो गन्ना किसान है उसका पिछले 4 साल से अभी तक उसका जो पर क्विंटल रेट है वो अभी तक नहीं बढ़ा है। लेकिन ईशान अगर आप ये कहेंगे, हम तो ब्राह्मण समाज की बात कर रहे थे और सभी पार्टियां उनको साधने की कोशिश करें, उस पर चर्चा कर रहे थे, आप लेकर गए कि जो कोरोना काल था, तो कोरोना काल में तो बहुत सारे राज्यों का हाल हमने देखा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किया, जो कमियां थी वो भी हमने देखा और दिखाया, लेकिन जो उन्होंने अच्छा किया उसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया तक भी हुई। आप कह रहे हैं गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ बकाया है, लेकिन कितना था बकाया? योगी सरकार के आने के पहले वो 36,000 करोड़ से ज्यादा रकम थी, तो दिया भी तो है ना, तो ये गिनाएंगे इस बात को? नहीं, बिल्कुल वो इस बात को गिनवाए ना। फिर वो ये क्या बात कर रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ खड़े हुए हैं? ब्राह्मणों के साथ अगर वो खड़े हुए हैं तो ये 5 आपको मैं इंस्टेंसेस बता देता हूँ, 5 आपको उदाहरण दे देता हूँ जिसमें ब्राह्मणों की हत्या हुई है और योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। पहली जो है वो कमलेश तिवारी जी की थी, जिनको 18 अक्टूबर 2019 को मार दिया गया, उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं करी इन्होंने। दूसरी चीज ये है कि जो रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को 2017 में मार दिया गया, उसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं करी इन्होंने। उसके बाद जो एप्पल के एग्जीक्यूटिव थे विवेक तिवारी, उनका मर्डर कर दिया गया यूपी पुलिस द्वारा, उसकी कोई चर्चा नहीं करी अभी तक इन्होंने। चौथी चीज जो है, जो एक झांसी में एक फैमिली को जला दिया गया, 5-6 लोगों की फैमिली को, ब्राह्मण फैमिली को जला दिया गया 2019 में, अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं करी कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक। 5वीं चीज जो है, जो इन्होंने जो प्रयागराज में 7 से 8 लोगों की जो मृत्यु हुई है, जिनका मर्डर हुआ है, उसकी अभी तक कोई चर्चा नहीं करी कि उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिए इन्होंने। तो इस चीज में सवाल पूछे ना आप इनसे। आनंद दुबे मैं भी ब्राह्मण, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ईशान के जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। एक सवाल और है मेरा, उसको इन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। इन्होंने जितनी भी घटनाओं की बात की है उन सब में जो है जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है, और आने वाले समय में इनको इसका भी जवाब मिल जाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। दूसरी चीज, इन्होंने गन्ना किसानों की बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जब आई थी उसके पहले 36,000 करोड़ रुपए जो है गन्ना किसानों का बकाया था, और हमारी सरकार अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए जो गन्ना किसानों का भुगतान कर चुकी है, और सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए बाकी है, वो भी बहुत जल्द से जल्द उनको भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार ने 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है 36 लाख किसानों का माफ किया। इसके अलावा जो सिंचाई परियोजनाएं समाजवादी पार्टी के सरकार से पहले से भी जो है वो ठप पड़ी हुई थी, उसको हमारी सरकार ने शुरू कराने और पूरा कराने का काम किया है। इसके अलावा हमने जो है किसानों को जो है क्रेडिट कार्ड जो है तेजी से बन सके, इस पर काम किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं किसानों को लेकर चल रही हैं, वो चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हो, पर ड्रॉप बोर क्रॉप हो, या कोई भी चीज, उसको हम तेजी से लागू कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 1,38,00,000 परिवारों को जो है बिजली का कनेक्शन दिया है। हमने 2,61,00,000 शौचालय बनाए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो ठीक है। अंशु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, आनंद भाई अंशु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। उस बीच में रोजगार ईशान त्यागी ने एक सवाल दोबारा किया था, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिए। आनंद भाई 1 मिनट, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब। ईशान त्यागी कह रहे हैं कि परशुराम जयंती पे छुट्टी दी थी समाजवादी पार्टी ने उनकी सरकार के दौर में, उसको कैंसिल क्यों कर दिया? देखिए, हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो भी महापुरुष हैं
उनके जो ये उनकी भगवान नहीं जयंती पर मानते। छुट्टियां न करके ये स्कूलों भगवान में जो है उस दिन जो है बुलाया जाए और उनके बारे में उनके जीवन के महत्व को समझाया जाए, जिससे जो है लोगों की जो है उनके प्रति समझ बढ़ सके, उनसे वो प्रेरणा ले सके। इसके पीछे कोई पूर्वाग्रह या दुराग्रह नहीं था। ठीक है, समाजवादी ठीक पार्टी है, की तरह हम जो है ठीक जाति है। और धर्म देखकर काम नहीं करते। छुट्टी के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं भाई। किसी के नाम पे छुट्टी मिल जाए और काम ना हो और उनका नाम जपते रहे, उससे बेहतर है कि उनको समझ लें, जान लें और उस दिन और ज्यादा काम करें। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, किसी पार्टी सरकार की बात नहीं है। तो छुट्टी उट्टी का तो अलग मामला है। बहरहाल कपिश भाई आ रहा हूं। अंशु जी कुछ कह रहे थे आप? अंशु अवस्थी। देखिए, हमने तो ये बात पहले ही कही कि इनका जो चरित्र है भाजपा का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। सिर्फ आप ब्राह्मणों की बात मत करिए, प्रत्येक वर्ग परेशान है। ओबीसी वर्ग के लोग 69,000 शिक्षकों की भर्ती में लगातार धरना दे रहे हैं और आपको याद है किस तरीके से लाठियों से पीटा गया लखनऊ की राजधानी में। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, ये विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी कि ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य की या कहीं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल ये है कि भगवान राम को, जिनको ये नहीं पता कि ये महापुरुष हैं कि भगवान हैं, वो क्या बात करेंगे सनातन धर्म की बात, क्या बात करेंगे भारतीय संस्कृति की। सही तौर बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अब 2022 में जनता के सामने इनका रिपोर्ट कार्ड जाना है जिसमें 0 है। इनके पास एक भी नंबर नहीं है, 0 है। तो ये चाहते हैं चीजों को धार्मिक उस पर ले जाना, लेकिन हम बता दें कि अंशु भाई कांग्रेस के पास कितने नंबर है? अंशु भाई जी कांग्रेस के पास कितने नंबर है? नहीं है ना, अगर अगर भारतीय अतुल भाई आप तो सीनियर पत्रकार हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से सरकार बना सकती है, हाँ। तो हम भी 7 से 307 हो सकते हैं। चिंता मत करिए, जनता के हाथ में। नहीं, मैं चिंता कहां कर रहा हूं? चिंता तो आप लोगों को करना है। मैं कतई चिंता नहीं कर, मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला? वो आपकी पार्टी और आपकी रणनीति है ना। आप बिल्कुल 307 हो जाइए, पर कैसे होंगे मौजूदा स्थिति में? ये देखिए, मैं ये बहुत टेक्निकली सवाल इससे पूछ रहा हूं कि कैसे होंगे। अगर आपके नेता दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो आप कैसे लगता है कि आप मजबूत हो रहे हैं या मजबूत हो जाएंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हमें गर्व है कि हमने प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व दिया, उचित सम्मान दिया। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी ने अगर दलित चेहरा मुख्यमंत्री बनाया, मुस्लिम बनाया, तो हमने 6 ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? जो किराए का सिंदूर लगाकर घूम रहे हैं ये आनंद दुबे, योगी आदित्यनाथ को लेकर घूम रहे हैं, कहीं जिसके यहाँ सीबीआई रेड डलवाते उसको मुख्यमंत्री बना देते। अरे किराए का सिंदूर लेकर चल रहे, इनके पास न नेता है न नियति है। कोई भी गुंडा मवाली लफंगा हत्यारा मिल जाए, बस ये कह दे कि हम हमारे दम पर सरकार आपकी आ जाएगी, ये ठेका दे देंगे कि लो भैया आप बन जाओ मुख्यमंत्री। तो इनका कोई चरित्र नहीं है और इसीलिए काम भी नहीं हो रहा है। ये चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ते हैं, मुख्यमंत्री किसी को बनाते हैं, उसके बाद फिर ये चुनाव में कुछ और बातें करेंगे। अब अंशु भाई, अगर आप ये गिनाएंगे तो फिर मुझे कांग्रेस वाला याद आने लगेगा। आपके यहाँ भी तो ऐसे ही होता है, चुनाव किसी और के चेहरे पर होता है या किसी और ने मेहनत की होती है, बाद में किसी और को बना देते हैं, फिर वो लड़ने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान, उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश जो कि गया हाथ से, उदाहरण के तौर पर ताजा भी आप देखिए पंजाब में चल रहा है और फिर से राजस्थान में सुगबुगाहट हो गई है। तो अगर उनके पास नेता नहीं है और किसी का चेहरा और किसी को बना देते हैं, तो परंपरा आपके यहां भी बहुत पहले से चल रही है। ये तो दोनों का एक ही हाल हो गया ना फिर। बहरहाल कपिश भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? और सवाल इसी बात का कि अगर मौजूदा दौर में सिर्फ ब्राह्मण की बात करें कि ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी चाहती है कि हां वो उनके साथ आए, तो ये कहने से नहीं होगा कि हमने भगवान परशुराम के नाम पर छुट्टी दी थी। छुट्टी उट्टी आज की पीढ़ी नहीं चाहती है, वो काम करना चाहती है, उनको जानना चाहती है, समझना चाहती है। वो ब्राह्मण भरोसा कैसे करे? क्योंकि आपने खुद बहुत अच्छी बातें कही कपिश भाई, ईमानदारी से। सरकार किसी की भी हो, घटनाएं जरूर होती हैं, उसमें आगे एक्शन कैसे होता है वो अलग विषय हो जाता है। वो ब्राह्मण समाज आपको कैसे माने कि हां इस बार अगर आपके साथ आएगा तो ये परिवर्तन उसके जीवन में आएगा? नहीं, बिल्कुल, मैं आपके तथ्यों का जवाब दे रहा हूं, आपके प्रश्नों का। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आदरणीय त्यागी जी ने एक बात उठाई थी रायबरेली के अंदर और लगभग 2017 से आज 2021 हो गया, 4 साल जा चुके हैं। और हमारे आनंद दुबे जी का एक हास्यास्पद बयान इस पर था कि भाई उस पर जांच चल रही है, फला चल रहा है। अरे भैया मेरे,
सीआरपीसी में 90 दिन का ही हीनियस क्राइम के अंदर जब भी आप 154 की एफआईआर दर्ज करते हैं तो केवल 90 दिन के ही अंदर आपको चार्जशीट देनी होती है। विशेष कोई अगर कारण होता तो 30 दिन आपको और मिल जाएंगे, 30 दिन आपको और मिल जाएंगे, लेकिन आपने 4 साल लगा दिया। ये आपका माकूल जवाब नहीं है। प्रदेश की जनता सुन रही है, आपको कम से कम ऐसा बयान मत दिया कीजिए जो विधि विरुद्ध हो जाए। और मैं दूसरी चीज आपका कहना चाहता हूं कि देखिए आनंद भाई, मुझे आप एक बात बता दीजिए, विष्णु के अवतार हैं अगर हमारे भगवान श्री परशुराम, और ये किसी भी जाति के मैं नहीं मानता हूं, भगवान किसी भी जाति का नहीं। अगर भगवान अगर जो है वो राम जी क्षत्रिय खानदान में पैदा हुए तो क्या कि वो क्षत्रिय के भगवान है ना, वो हमारे भी इष्ट है। अगर कोई कृष्ण जो है यदुवंशी हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सिर्फ यादवों के भगवान, हमारे सभी हमारे भगवान है। तो आपने इनको महापुरुष क्यों कहा? हमारी आपत्ति इस बात के लिए। और परशुराम जी ने कितने आदर्श कायम किए हैं, जिस तरह उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किए, जिस तरीके से कन्हैया जी ने किए, उन्होंने भी खड़े किए। तो कम से कम ये बात मत कहिए। हम तो प्रतीकात्मक चीजें, किसी को आप कैसे सम्मान देंगे अगर किसी महापुरुष को तो और भगवान को, तो आप यही कहेंगे ना कि हम प्रतीकात्मक देखें। लेकिन जहां तक पार्टी के अंदर की बात रह गई, आप देखिए 6 कैबिनेट मिनिस्टर हमने दिए, हमने विधानसभा अध्यक्ष दिया था, और हमने इसलिए नहीं दिया था कि हमको तुष्टीकरण करना था ब्राह्मण का ना, वो उस काबिल थे, उस डिपार्टमेंट के योग्य थे, इसलिए उनको दिया था। हमने सर्व समाज को दिया, लेकिन हमने ब्राह्मण समाज को भी दिया। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि किसी एक में बहुत काबिल लोग, जो जिसकी काबिलियत जिस जगह पे थी उसको उस तरीके का मंत्रालय दिया, उसको उस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष बनाया। अगर इसके लिए आप जो कुछ भी समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा सकते हैं लगाइए, लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात तय कर देगी कि आपके अपने विधायक, आपके पूर्व अपने अध्यक्ष जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उसी का जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है ईशान त्यागी, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा, समय नहीं मेरे पास। जो दावे हैं और जो तैयारी अभी है, आपको लगता है कि हां बट जाएगा ब्राह्मण समाज या कहीं एक तरफ जाएगा, और अगर जाएगा तो जाता किधर दिख रहा है? अतुल जी देखिए, अभी मेरे हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, अभी जो ब्राह्मण वोट है वो बिल्कुल अभी एक खुली फील्ड है। ना वो बीजेपी के पास है, ना वो कांग्रेस के पास है, ना वो समाजवादी पार्टी के पास है, ना वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये होगी कि कौन सी पार्टी, मेरे को जो लगता है, वो एक ब्राह्मण चेहरे को एक सीएम का कैंडिडेट बनाएगी और वापस ये एक स्थापना करेगी कि एक ब्राह्मण चेहरा सीएम कैंडिडेट बनेगा। और समाजवादी पार्टी, मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये काम कर सकती है, क्योंकि देखिए ना अखिलेश यादव पीछे हटेंगे, ना मायावती जी पीछे हटेंगी। तो अब मैंने जैसे कि अपने पहले वक्तव्य में बोला था कि ये कांग्रेस के जो ये बॉल इज इन द कांग्रेस कोर्ट, कि कांग्रेस के कोर्ट में ये है कि अब उनको अपना एक ब्राह्मण चेहरा आगे लाना पड़ेगा और अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अंशु भाई एक लाइन में जवाब, अंशु भाई एक लाइन में जवाब, एक लाइन में। अतुल जी देखिए, मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसमें ये तो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमने 6 मुख्यमंत्री दिए हैं और भविष्य में ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, कांग्रेस इसके लिए तैयार है। अंशु भाई का कहना है कांग्रेस इसके लिए तैयार है, पहले भी थी और अभी भी है। आनंद दुबे एक लाइन में फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, अंशु जी ने नौकरी का सवाल उठाया। मुझे लगता है अंशु जी प्रॉपर होमवर्क करके नहीं बैठते हैं। मैं आपको बता दूं कि 4.25 लाख सरकारी नौकरी, 6 लाख संविदा, 1 करोड़ 80 लाख प्राइवेट जॉब दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है श्रीराम की बात की, ठीक है, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी श्रीराम की बात की कि हम श्रीराम को बहुत मानते हैं। अरे इन्होंने ही नारा लगाया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम का अपमान करने वाले यही लोग हैं। आपके ये हिम्मत हो तो इनके मुख्यमंत्री, इनके जो नेता हैं अखिलेश यादव, अपने मुंह से जय श्री राम का नारा लगाकर दिखाएं। ये जय श्री राम का नारा, ठीक है, चलिए यानी सभी सम्मान देते हैं और सभी ने कभी न कभी ब्राह्मणों को मौका दिया है। ब्राह्मण इस बार किसको मौका देगा ये देखना है, ब्राह्मण समाज के ऊपर हम छोड़ते हैं। वैसे भी यहां पर भले पार्टियां ये करती हैं, वो सर्व समाज है, सर्व समाज में हर एक वर्ग का पूरा सम्मान होना चाहिए, उनका ख्याल भी रखा जाना चाहिए। एक पार्टी जो कि सत्ता में जाती है, उसकी अहम जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया आनंद दुबे आपका, अंशु भाई आपका, कपीश भाई आपका और ईशान त्यागी आपका भी। तो मौजूदा दौर में ब्राह्मण इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सब साधना चाहते हैं और याद कर रहे हैं कि हमने कब आपके लिए क्या किया था, क्यों किया था। अगर भूल गए थे बीच में तो आगे आपका ख्याल रखेंगे, ब्राह्मण किसका ख्याल रखेगा, सवाल ही है। नमस्कार।